सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है और संरचनात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि ब्रूनर ने दिया है। इससे पहले हम लोगों ने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ा है। तो एग्जाम में पूछेगा अगर कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, तो जीन पियाजे ने भी दिया है, वाइगोत्स्की ने भी दिया है और ब्रूनर ने भी दिया है, जो कि अभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी? पहली है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियजनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक है। फिर दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपको पता है 2 से लेकर के 7 वर्ष है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक है। और फिर अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक मानी जाती है। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, यह किसने बताया है? यह बताया है जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने बच्चे के अनुभव के आधार पर और परिपक्वता के आधार पर बच्चे को क्या कहा उन्होंने, जिस तरीके से बच्चा बढ़ता जाता है उसका अनुभव बढ़ता जाता है और वह अपने वातावरण से धीरे धीरे चीजों को सीखता जाता है। तो ये जीन पियाजे जी का जो कथन था, जीन पियाजे जी ने कहा था कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो वह परिपक्व होता जाता है और वह अपने अनुभव से अपने ज्ञान को, अपने मानसिक ज्ञान को बढ़ाता जाता है। सबसे पहले संज्ञान का मतलब क्या होता है? मानसिक बुद्धि। बच्चे के सोचने समझने की क्षमता जो है, उसकी बुद्धि जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कि उसकी मानसिक क्षमता में विकास होता है। यही होता है संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए, अब जेरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में माना जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया है, जीन पियाजे जी ने, वाइगोत्स्की जी ने और ब्रूनर ने। लेकिन वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? अगर एग्जाम में पूछेगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। लेकिन वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को हम क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब देखिए, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाज और संस्कृति, इसके अलावा भाषा को भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। ना तो जीन पियाजे ने समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया, ना संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, और ना ही भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है? इन्होंने परिपक्वता और अनुभव को अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ब्रूनर ने अपनी संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकास के सिद्धांत में इस बात पर बल दिया कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था का बालक अपना मानसिक विकास किस प्रकार करता है और बालक अपने मानसिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार से करता है। ब्रूनर महोदय ने माना कि बालक अपने मानसिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति को 3 प्रकार से व्यक्त करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत आसान है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहला सिद्धांत, यहाँ पहली अवस्था इन्होंने बताई है वो है क्रियात्मक अवस्था, जिसे एक्टिव स्टेज कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 18 माह या 1.5 वर्ष तक होता है। दूसरा है प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक या प्रतीकात्मक अवस्था, इमेज आइकॉनिक स्टेज, जो कि 18 माह से 7 वर्ष तक होती है। फिर है तीसरा संकेत या चिन्ह अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, जो कि 7 वर्ष से ऊपर होती है। तो देखिए, मनुष्य उन बातों को अधिक सीखता है जो वास्तविक होती हैं या जो व्यक्ति अपने सामने पाता है, जिनको वह अपने सामने देखता है, उन वस्तुओं से वह अधिक सीखता है और उन्हीं वस्तुओं को देख करके वह क्या करता है? अपने ज्ञान की संरचना या निर्माण करता है और उसको अपने दिमाग में क्या करता है? प्रतिबिंब के रूप में रखता है, याद रखता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि जो ब्रूनर हैं, इन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि बच्चा जो वस्तुएं वास्तविक होती हैं
और जिनको वह अपने आसपास देखता है उनसे वह अधिक सीखता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो देखिए, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो सबसे पहले जो क्रियात्मक अवस्था है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। क्रियात्मक अवस्था, बालक अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है, जैसे कि भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि करता है। तो दोस्तों, जो बच्चा जन्म से लेकर के 18 माह का होता है वह यही सब चीजें तो करता है। उसके पास शब्द तो होते नहीं है, वह शब्दों की वह भाषा को सीख नहीं पाता है तब तक। तो वह क्या करता है, वह अपनी बातों को वह क्रियाओं के माध्यम से कहता है, क्रियाओं के माध्यम से बताता है। भूख लगने पर वह क्या करता है, रोने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है। तो यह सब क्या है, क्रियात्मक अवस्था इसीलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा क्रिया करके अपनी बातों को बताता है कि उसे क्या चाहिए। तो इस तरीके से यह क्रिया आधारित होती है पहली अवस्था, और यह जन्म से लेकर के 18 माह तक होती है। इसे सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है आप लोग के, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब देखिए, इसके बाद दूसरी अवस्था जो होती है वो प्रतिबिंबात्मक अवस्था या प्रतीकात्मक अवस्था या आइकॉनिक स्टेज होती है। इसमें यह कब से कब तक होती है, 18 माह से 7 वर्ष तक, और यह चित्र आधारित होती है। यानी कि बच्चों को आप ताजमहल का चित्र दिखाओगे या किसी मंदिर का चित्र दिखाओगे, तो अगर आपने एक बार मंदिर का चित्र दिखा दिया है तो बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी कि मंदिर इस तरीके से होता है, और वह उसका चित्र दिमाग में बैठा लेगा। और जैसे ही आप मंदिर शब्द उसके सामने जिक्र करोगे, उसके दिमाग में तुरंत यही तस्वीर बन जाएगी। यानी कि यह जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है या प्रतीकात्मक या चित्र आधारित, इसमें बालक के दिमाग में उस चीज का चित्र बन जाता है जिसके बारे में आपने उसे बताया या जिसको उसने पहले से देखा हुआ है, जिन वस्तुओं को उसने पहले से देखा हुआ है। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके दृश्य यानी कि देखी गई वस्तुओं, स्मृति यानी कि प्रतिबिंब या छाया से प्रभावित होता है। जिन भी वस्तुओं को उसने देखा होता है उसकी स्मृति या उसकी छाया या उसका प्रतिबिंब उसके दिमाग में बैठ जाता है। बालक तीव्र प्रकाश, ध्वनि, अंधेरे से प्रभावित होता है। तीव्र प्रकाश पड़ेगा तो उसकी आंखें क्या हो जाएंगी, वह थोड़ी देर के लिए उस प्रकाश से क्या हो जाएगा, वह अपनी आंखों को ऊपर नीचे करेगा, अपनी पलकों को बंद करेगा। ध्वनि उसे समझ में आने लगती है। अंधेरे से वह प्रभावित होता है। प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखना या अनुभूति प्रकट करना, तो प्रत्यक्ष में देखी गई जो भी वस्तुएं हैं उनसे वह सीखता है और उनसे वह अनुभव भी इकट्ठा करता है। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, अंधेरे से प्रभावित होता है। अंधेरे से प्रभावित होने का मतलब ये है कि बच्चा इस स्टेज में जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था होती है दोस्तों, इस अवस्था में जो कि 18 माह से लेकर के 7 वर्ष तक की होती है, इसमें बच्चे को, जैसे बच्चों को आप भूत की कहानियां कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी लगती है, भूत की कहानियां बच्चों को सुनाई गई होती हैं, या इस तरीके से भूत अंधेरे में आते हैं या चुड़ैल या इस तरीके की चीजें बच्चों को बताई गई होती हैं। तो बच्चे जब अगर अंधेरा, लाइट कट गई, अंधेरे में है बच्चे या किसी अंधेरे कमरे में उनके माता पिता ने उनको जाने को कहा, वहां से कोई सामान लाने को कहा, तो बच्चे डरते हुए जाते हैं उस कमरे में और बहुत तेजी से उस सामान को लेकर के वहां से भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई छाया, कोई परछाई है यहाँ पर या कोई चित्र है जिसको देख करके वे डर जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे अंधेरे से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, भाषा का क्रमबद्ध विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चे शब्दों से वाक्य बनाना सीख जाते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। 18 माह से 7 वर्ष तक की अवस्था ये होती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था या प्रतीकात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चे अपने वाक्यों को क्या कर लेते हैं, वह क्या कर लेते हैं, क्रमबद्ध कर लेते हैं। अपनी भाषा में वाक्यों को शब्दों के माध्यम से बना लेते हैं और अपनी बातों को कह लेते हैं। और यह जो अवस्था है यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है, उससे यह बिल्कुल मिलती जुलती होती है। क्योंकि 2 से 7 वर्ष तक के बालक यही सब चीजें तो करते हैं। और अच्छे से आप लोग को मैंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो बताए हैं 4 की चारों अवस्थाएं, उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको समझाई हैं। तो जिन प्रशिक्षुओं ने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं देखा, आप लोग देखिए, वो आपको पता ही है कि 16 नंबर क्लास है, आप जरूर देख लीजिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। अब देखिए, इसके बाद संकेतात्मक अवस्था या चिन्ह अवस्था, ये तीसरी अवस्था होती है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तो देखिए, यह भाषा आधारित होती है और यह 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों पर होती है। तो देखिए, बालक अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों
द्वारा व्यक्त करते हैं और तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है। तो यह जो अवस्था है 7 से लेकर के ऊपर जितने भी वर्ष हैं, तो इसमें आपको पता ही है कि बच्चे धीरे-धीरे अपनी भाषा को क्या कर लेते हैं, वो और समृद्ध कर लेते हैं। और अब इस तरीके से अगर उन्हें किसी भी वस्तु के बारे में कहा जाए तो वह उनके दिमाग में उसका चित्र भी बनता है और वह अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में वह अमूर्त चिंतन कर सकते। जरूरी नहीं कि जो चीज उनके सामने हो वह उसी चीज के बारे में केवल आपको बताएं। जो चीज उनके सामने नहीं है उसके बारे में भी अगर आप पूछोगे तो उसके बारे में भी वह आपको बताएंगे। और तर्क तर्क करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो संकेतात्मक अवस्था या चिन्ह अवस्था यह 7 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है और यह भाषा पर आधारित होती है, क्योंकि तब तक भाषा का विकास काफी हद तक बच्चों का हो चुका रहता है। तो इस तरीके से यह सिंबॉलिक स्टेज है। तो उम्मीद करती हूँ तीनों स्टेज आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। जो ब्रूनर थे इन्होंने सबसे पहले वयस्कों पर अध्ययन किया था, फिर इन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों पर अध्ययन किया था, फिर इन्होंने 3 साल के बच्चों पर अध्ययन किया था और उसके बाद नवजात शिशुओं पर अध्ययन किया था। तो इस तरीके से इनका जो अध्ययन था वो बड़ों से लेकर के फिर छोटों पर आया था। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, इसको हम अन्वेषण सिद्धांत या संरचना सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा तो आप भूलिएगा मत। और संरचनात्मकता का मतलब क्या होता है? स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना। इसका अर्थ होता है स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना, यानी कि अपने खुद के सीखने के लिए हम अपना ज्ञान बढ़ाएं, या फिर ये कहें कि अपने ज्ञान की संरचना हम खुद कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि हम खुद से करके खुद से सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। और जब हम खुद करके कोई चीज सीखते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण हम स्वयं करते हैं तो यह क्या होता है? संरचना होती है। तो स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना यही होती है संरचनात्मकता। तो देखिए ब्रूनर के सिद्धांत को निर्मितवाद का सिद्धांत, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। निर्मित करने का मतलब कंस्ट्रक्शन करना, जैसे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग निर्मित होती है, बनती है। अन्वेषण का सिद्धांत ऑलरेडी आपको बता ही दिया मैंने। संरचना सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो यह निर्मितवाद का सिद्धांत अगर पूछेगा एग्जाम में किसने दिया तो आप बता ले जाएंगे ब्रूनर ने दिया है। अन्वेषण का सिद्धांत भी पूछेगा तो ब्रूनर ने दिया है। इसके अलावा ब्रूनर ने एक परिभाषा दी है कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है, यानी कि उसके अंदर संस्कार होते हैं और वह हर काम को बहुत ही सही ढंग से करता है। अब देखिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है ब्रूनर के संरचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत? आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान होना। यहाँ पर कहा गया है कोई भी चैप्टर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज बच्चों के पास होनी चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं रहेगी, जैसे कि अब अगर बच्चों को हम गुणा बता रहे हैं, भाग बता रहे हैं, उनको अगर जोड़ और घटाना नहीं आ रहा, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो गुणा और भाग पर हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान होना बच्चे के अंदर जरूरी है। मूल सिद्धांतों व प्रत्ययों की समझ होनी चाहिए। प्रत्ययों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रत्ययों की समझ नहीं है तो बच्चा सिद्धांतों को ही समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे को शब्दों के अर्थ यानी कि प्रत्ययों का अर्थ समझ में आना चाहिए। जैसे कि बर्फ गर्मी पाकर पिघलता है, इस तरीके से अगर सेंटेंस मिल गया, बर्फ गर्मी पाकर पिघलता है, तो बच्चे को जब बर्फ का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, गर्मी का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, पिघलने का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, ये सभी प्रत्यय उसको पता रहेंगे, तब तो वह सिद्धांतों को समझ पाएगा कि हाँ वाकई अगर हम बर्फ को फ्रिज में से निकाल दें तो क्या होगा, वह उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और वह गर्मी पा करके क्या करेगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे को टेम्परेचर का की समझ होनी चाहिए। बर्फ क्यों पिघलता है ये जानकारी, बर्फ का क्या मतलब है, गर्मी का क्या मतलब है, पिघलने का क्या मतलब है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। यानी कि प्रत्यय उसके क्लियर होने चाहिए, तभी वह सिद्धांतों का निर्माण कर पाएगा। इसके बाद देखिए सिद्धांतों का अस्थायित्व। सिद्धांतों का अस्थायित्व कब होगा? जब बच्चे के सामने आपने बर्फ का टुकड़ा रखा, आपने फ्रिज में से निकाल के उसको रखा, तो आप खुद देखोगे कि बच्चा देख रहा है बर्फ को पिघलते हुए, और तब उसको ये बात समझ में आएगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब भी बर्फ गर्मी में आएगा या फिर ये कहें उसका टेम्परेचर अधिक होगा तो वह धीरे धीरे पिघल जाएगा। तो इस तरीके से जो सिद्धांत है बर्फ गर्मी पाकर पिघलता है, यह क्या हो जाएगा, उसके दिमाग में अस्थायी हो जाएगा जब आपने उसको करके दिखा दिया। और फिर है
निरंतर पुनर्विचार, यानी कि लगातार हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, लेकिन लगातार प्रयोग भी करवाते रहना चाहिए और जो भी ज्ञान बच्चों को हमने दिया है उसको रिपीट करवाते रहना चाहिए, यानी कि उस पर पुनर्विचार होना चाहिए और लगातार उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग अपने खास 5 मित्रों को जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ मैं, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरा पढ़ाना सार्थक नहीं होगा। तो प्लीज आप शेयर कर दिया करें। शेयर करके आप जरूर मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों में से कितने प्रशिक्षुओं ने वीडियो को शेयर कर दिया है, ताकि मुझे भी ये बात पता चले कि आप में से कितने प्रशिक्षु हैं जो लगातार वीडियोस को शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करें और लगातार वीडियोस को आप शेयर करते रहेंगे तो हमारे भाई बहन हमसे और जुड़ेंगे। हमारे सभी भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल से जुड़ भी जाएंगे और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, आपको सारे विषयों की तैयारी हम कराएंगे। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको फ्री की पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो बने रहिए चैनल से, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप इसी चैनल से बने रहोगे, सारे वीडियोस को देखते रहोगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहोगे। जय हिंद।